हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही एक फेमस पर्सनैलिटी सरोजिनी नायडू के बारे में, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? बंगाल के अंदर हैदराबाद में हुआ था। उनकी माता थी जो वरदा सुंदरी थी और उनके पिता थे वो अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे, जो निजाम कॉलेज जो था हैदराबाद के अंदर उसमें वैज्ञानिक थे। और सरोजिनी नायडू के पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री भी वैज्ञानिक बने, लेकिन ऐसा हो नहीं इसका। सरोजिनी नायडू को कविताओं से बहुत ज़्यादा प्रेम था और वह इस प्रेम को कभी त्याग नहीं सकी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो सरोजनी नायडू है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, उसके साथ साथ पोइट भी थी और उनको गाने का भी बड़ा शौक था, इसलिए वो लिरिक फॉर्म में ही अपनी पोइट्री लिखती थी। और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने मतलब जो उनके गोविंद जो राजालू नायडू है उनके साथ में वो कॉलेज में थे। इंग्लैंड से जब लौटी तो उसमें वो राजालू नायडू के साथ उनका विवाह करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो कॉलेज टाइम में उनसे मिली थी। और जैसे ही उनका धीरे धीरे कॉलेज ख़त्म हुआ तो उनकी जो मुलाकात है वो एक दोस्ती में बदल गई और धीरे धीरे उनको आपस में प्यार हो गया। और वो एक फिजिशियन थे, फौजी डॉक्टर आप कह सकते हैं, जिन्होंने 3 साल पहले सरोजनी के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव भी रखा था उससे पहले। लेकिन पहले तो उनके फादर जो थे वो इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ थे, किंतु बाद में उन्होंने ये तय कर लिया कि कोई बात नहीं, चलता है ये। सरोजनी नायडू ने हैदराबाद में अपना वैवाहिक जीवन है वो स्टार्ट किया। और डॉक्टर नायडू को वो बड़े प्यार से देखभाल करती थी और बहुत ही प्यार के साथ उनके 4 बच्चे हुए और उनकी बहुत अच्छे से परवरिश की। और उन्होंने हैदराबाद के जो घर था उसमें हमेशा हंसी, प्यार और सुंदरता का वातावरण उनकी वजह से छाया रहता था। वो एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी मतलब पर्सनैलिटी आप उनको मान सकते हैं। हर तरीके से मतलब बहुत अच्छी थी वो। और मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भी उन्होंने बेहद अहम योगदान अदा किया। और सरोजनी नायडू विचारों से तो एक कवित्री थी, लेकिन ऐसे में उनके ख्याल हमेशा आज़ाद रहे। लेकिन आज़ादी के बाद भी देश को उन्होंने एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जब उनको नियुक्त किया गया तो उत्तर प्रदेश बहुत ही मतलब जनसंख्या की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है। तो उनको ऐसे लगा था कि जब वो पद को स्वीकार कर रही थी तो उस टाइम उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि मैं अपने आप को कैद किए हुए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू जी उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उनकी इच्छा को टाल नहीं सकी और वहाँ की वो राज्यपाल है वो बन गई। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना लेखन का कार्य है वो भी संभालना स्टार्ट कर दिया और प्यार से उनको झील की रानी भी कहा जाता था। और उनका जन्म है वो 13 फरवरी 1879 को हुआ था, हैदराबाद में बंगाली फैमिली के अंदर हुआ था। और उनके पिताजी जो थे अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी थे और माता जी वरदा सुंदरी थी, और वो भी लिखने का ही कार्य करती थी, क्योंकि उनके परिवार के अंदर वो सब था। और भारतीय जो समाज के अंदर जो आज एक महिला सशक्तिकरण की जो लहर चल रही है वो लहर आज की नहीं है, बल्कि उस अरसे से है, भारतीय समाज का हिस्सा है ये। आज़ादी की लड़ाई में भी कई भारतीय महिलाओं ने अपना योगदान दिया और उनमें उन्होंने ये साबित किया था कि इस समाज का वो एक सशक्त हिस्सा है। और आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान जो देने वाली महिलाएं थी उनमें से भारतीय जो नारी थी एक कोकिला सरोजिनी नायडू, वो भी सबसे आगे मानी जाती हैं। और सबसे पहले वो इंडियन कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला, 1925 के अंदर उनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। एनी बेसेंट की वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी, गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी वो, जवाहरलाल नेहरू का बहुत सम्मान करती थी, गोपाल कृष्ण गोखले से मिली थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और वो निजाम जो हैदराबाद कॉलेज है उनकी प्रिंसिपल थी, लेकिन बाद में उन्होंने कॉलेज की नौकरी छोड़ करके, प्रिंसिपल की नौकरी छोड़ करके और वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गई। दांडी मार्च में उन्होंने साथ दिया था, गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने एक बार भाग लिया था। और बाकी जब गांधी जी जब जेल गए थे तो उन्होंने पीछे से उनकी जगह पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनके जो स्वराज विचार थे जो गांधी जी के, उनसे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। और एक बार वो जेल भी गई थी, शायद 21 महीने की जेल उन्होंने गांधी जी के साथ ही काटी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। उसके बाद उनका आता है, ये तो रही बात उनकी बैकग्राउंड की, और बैकग्राउंड के हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही कम रहेगा, लेकिन ये हमारे लिए एक मोटा मोटा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी राइटर या पोइट को जानने से पहले उनका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही हैं, पोइट रही हैं और राज्यपाल भी ये रही हैं, मतलब और कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, फ्रीडम फाइटर भी रही हैं। काफ़ी चीज़ों के अंदर इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है। और गाने वाली इनका आवाज़ बहुत सुरीली थी, इसलिए गाने वाली होने के कारण इनको भारत की कोकिला भी कह सकते हैं। तो आज अब हम बात करेंगे लिटरेचर की दृष्टि से, क्योंकि हमने जो आज ये टॉपिक पढ़ने आज जा रहे हैं वो सेकेंड ग्रेड के हमारे सिलेबस में इनका जो टॉपिक लगा है उसकी वजह से हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको पढ़ना है। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जानना
ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया था। इनका निकनेम आपको बता दिया मैंने, भारत की बुलबुल। और गांधी जी और बंगाली फैमिली, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 के अंदर, और गवर्नर बनी थी ये 1947 के अंदर, और 1949 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी लखनऊ के अंदर कार्डियक अटैक की वजह से। और इन्होंने शादी की थी गोविंद राजालू नायडू के साथ भी। पहले ये चट्टोपाध्याय थी, उसके बाद में ये नायडू बन गई। और इन्होंने काफ़ी सारी मतलब पोइट्री लिखी है। और जब इन्होंने पोइट्री लिखी थी, पहली जो पोइट्री इन्होंने लिखी थी तो वो 12 साल की एज में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। और इन्होंने एक प्ले लिखा था स्टार मेहर मुनीर के नाम से, और वो पारसी लैंग्वेज में लिखा था। इनको उर्दू भी आती थी, आंध्र प्रदेश की होने के कारण इनको तेलुगु भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, बंगला भी आती थी। और हैदराबाद के जो निज़ाम आप कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे इनकी पोइट्री मतलब सुन करके। और ये लिरिक फॉर्म में हमेशा लिखती थी, जैसे गीत की फॉर्म में हम जिस चीज़ को हम गा सकते हैं उस फॉर्म में ये लिखती थी। उसके बाद हमें बात करनी है इंपॉर्टेंटली इनके नोटेबल वर्क्स के बारे में, जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनी कोई, या पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी पोइट होने के साथ साथ, या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब बहुत ही ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और या फिर 2-3 वर्क इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में मिल जाएगा आपको। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका पहला पोइम संग्रह माना जाता है, पोइट्री कलेक्शन आप कह सकते हैं। ये 1905 के अंदर इन्होंने लिखा था। इसको आप थोड़ा सा अगर जानो तो यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप थोड़ा सा इसकी समरी जान लेना। गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका पहला वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1905 के अंदर। द बर्ड ऑफ टाइम, फिर इनका एक वर्क और आया 1912 के अंदर, ये भी पोइट्री कलेक्शन माना जाता है, द बर्ड ऑफ टाइम। और इसी का ही पार्ट ये अगली पोइम मानी जाती है, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। ये किसी सीबीएसई बोर्ड में शायद किसी क्लास में भी लगी हुई है, मुझे ध्यान नहीं है इतना, तो 9th में पता नहीं 10th में। तो इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, इसका क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद में कहाँ के बाजार का जिक्र किया गया है। तो ये तो सीधा सा ही इसके अंदर ही आंसर छुपा हुआ है, हैदराबाद के बाजारों का जिक्र किया गया। और ये द बर्ड ऑफ टाइम का ही पार्ट है। और एक्चुअली इसमें वो बताती क्या है, बाजार ऑफ हैदराबाद में हैदराबाद के अंदर जो बाजार हैं उनको दिखाया है। और वहाँ जो लोग होते हैं फेरी वाले, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ, मतलब मार्केट में हर तरह की सब्जी बेचने वाले सब्जी बेचते हैं, फ्रूट बेचने वाले फ्रूट बेचते हैं, या और भी कोई चीज़ बेचने वाले फेरी वाले होते हैं, पैडलर होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं। तो अपनी अपनी चीज़ें बेचते हैं, अपनी अपनी लयताल में आवाज़ लगाते हुए बेचते हैं, और हम लोग वहाँ लेने जाते हैं। तो ये कहती हैं कि बाजार सिर्फ सामान लेने के लिए जगह ही नहीं है, आपस में लोगों का जो अलग अलग कल्चर के लोग जाते हैं वहाँ पे और वो आपस में मिलते हैं, तो इनकी मुलाकात की का भी एक जगह आप मान सकते हैं। और हर टाइप की चीज़ें वहाँ मिलती हैं, हम बार्गेनिंग भी करते हैं। तो हर तरह की चीज़ें जो मार्केट में हम आज के टाइम में देखते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे दिखाई है कि हर टाइप के लोग वहाँ रहते हैं। ये क्या कहना चाहती है इस पोइट्री के माध्यम से, क्योंकि इंडियन मूवमेंट जब चल रहा था वहाँ पे, जो स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था हमारा, तो उस टाइम पर ये लिख रही थी। तो इन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाज़ारों में भी वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बाहर की चीज़ें यूज करने से बचें, और हमारे बाज़ारों के अंदर भी वो सब चीज़ें, मतलब इनकी एक ये फीलिंग भी थी, इसलिए इन्होंने इसको लिखा था। द ब्रोकन विंग 1917 के अंदर इन्होंने ये वर्क लिखा, और डेडिकेट किसको किया गया, मोहम्मद अली जिन्ना को किया गया है। द गिफ्ट ऑफ द इंडिया पार्ट ऑफ ब्रोकन विंग का ही है, और ब्रोकन विंग का ही पार्ट है ये गिफ्ट ऑफ इंडिया भी, ये भी एक पोइट्री है। और द फीदर ऑफ द डॉन ये 1961 के अंदर पब्लिश हुई थी, इनकी डेथ के बाद पब्लिश हो पाई। और इनकी जो डॉटर है पदमजा, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था, फीदर ऑफ द डॉन। हो सकता है इस वर्क के बारे में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा वर्क है जो उनकी बेटी ने पब्लिश करवाया था, द फीदर ऑफ द डॉन। उसके बाद में स्केप्टिड फ्लूट, ये भी 1928 के अंदर इन्होंने एक वर्क लिखा था। द स्पीचेज एंड राइटिंग ऑफ सरोजनी नायडू 1918 के अंदर, और इसको एडिटिंग का काम करने का कार्य किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और 13 फरवरी का दिन उनका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेशन के लिए मनाया जाता है। किस टाइप का सेलिब्रेशन होता है, वुमेन डे के रूप में उनको सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी का दिन उनका जो जन्मदिन है वो वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और एडमंड घोष ने इनके बारे में कहा था कि मोस्ट अकम्प्लिश लिविंग पोइट इन इंडिया। किसने बोला था, एडमंड घोष ने ये स्टेटमेंट बोली थी इनके बारे में। और 2020 के अंदर रिसेंटली इनके ऊपर एक बायोपिक बना है सरोजनी के नाम से, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए इनके 144 जयंती के ऊपर, हाँ 144 जयंती के ऊपर इनका बायोपिक बनाया गया। मतलब 21-22 मिनट की एक मूवी बनाई है, डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई गई है इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, ताकि लोगों को ये चीज़ें सब याद रहें। तो इनके ऊपर एक बायोपिक बनाया गया जिसमें दीपिका चिखलिया जो हमारी रामायण की सीता बनी हुई है, उन्होंने शायद इनका रोल अदा किया है। और एक धीरज मिश्रा जी हैं, उन्होंने मिल करके इसको बनाया है। मैंने वैसे देखा नहीं है, वो देखूंगी मैं भी बहुत अच्छे से, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब हमारे सिलेबस में ये लग गया तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गया। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्क याद रखना है, द
गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, द बर्ड ऑफ टाइम 1912, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद 1912, द ब्रोकन विंग 1917। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ब्रोकन विंग किसको डेडिकेट किया गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। द गिफ्ट ऑफ इंडिया ये भी इसी ब्रोकन विंग का पार्ट है। द फीदर ऑफ डडान उनकी बेटी ने पब्लिश करवाया था। स्केप्टेड फ्लूट द स्पीच एंड राइटिंग्स ऑफ सरोजिनी नायडू। ये 5-6 इनके इंपॉर्टेंटली वर्क आपको याद रखने हैं। और 12 साल की एज में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। बचपन में हम कभी इनका लेसन पढ़ते थे तो हमने ये सुना था कि 12 साल की छोटी सी एज में इन्होंने 10th की परीक्षा पास कर ली, मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी इन्होंने मद्रास स्कूल से। तो उसके बाद में फिर ये लंदन भी गई, अफ्रीका भी गई, मतलब बहुत जगह पे घूमी है, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर रही तो जगह जगह घूमेंगी ओबियसली। तो इन्होंने देश की मतलब महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, महिलाओं को आगे लाने का काम किया है। और यूपी की ये पहली राज्यपाल भी रही हैं। यूपी की क्या, इंडिया की पहली राज्यपाल आप कह सकते हैं। इंडिया की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला है जो यूपी स्टेट की बनी थी सबसे पहले। और प्रिंसिपल रही हैं ये निज़ाम कॉलेज जो है, पहले हैदराबाद के नाम से था वो, बाद में निज़ाम के नाम से उनका उस कॉलेज का नाम रखा गया। वहाँ से इन्होंने जॉब छोड़ करके वो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कूद गई और बढ़ चढ़ कर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो आपको इम्पोर्टेंटली क्या याद रखना है, ये बंगाली थी, हैदराबाद से थी, और इनके वर्क याद रखने हैं आपको। और इनका एक 1925 वाला जब इनको अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का, वो याद रखना है इनका आपको। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और झीलों की रानी भी इनको कह सकते हैं। और ये मीठा गाती थी और लिरिक फॉर्म में हमेशा पोइट्री लिखती थी ये। तो ये सब चीज़ें इनकी याद रखने वाली है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसी राइटर या पोइट को लेकर के आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और इसको बहुत अच्छे से करें और अपना नोट्स बनाएं। कोई भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और मैं इसी तरीके से आपका लिटरेचर का मतलब नोट्स है वो तैयार करती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से बाहर ना जाए और आपको और 10 जगह आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कई जगह से मटेरियल को इकट्ठा करती हूँ फिर निचोड़ करके उसको लेके आपके सामने रखती हूँ। इसलिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना।